हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो मेरे दोस्त, हम आपके साथ चैप्टर पढ़ रहे थे चेंज इन पीएसआर। बड़े सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको पता है एक बात, इस चैप्टर में मैंने आपके साथ पता है एक्सेस टाइम लिया है। इतना टाइम लगना नहीं था इस चैप्टर में, मैं चाहता तो जल्दी करा देता, पर मैंने ज़्यादा टाइम पता है क्यों लिया मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपका ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया ना एक बार, तो माइका लाल आगे का कोई चैप्टर आपको तंग नहीं कर पाएगा। इसलिए इस चैप्टर का बेस बनाना मेरे बच्चे बहुत ज़रूरी था मेरे लिए, आपके लिए। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये हमारा आखिरी मुद्दा है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आज हम आपके साथ आखिरी मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। और मजे की बात क्या है, आज मैं आपको किसी को बताना मत, धंधे में कैसे बिजनेसमैन धंधे को जुगाड़ से चलाते हैं, टैक्स की चोरी करने से बचाना, ये सिखाऊंगा मैं आज आपको। है सर, आज हम टैक्स की चोरी करना सीखेंगे। देखो आज दिखाता हूं आपको। देखो, सबसे पहले तो मुझे ये वाली बात बताओ, थोड़ी रिवीजन तो बनती है भाई। हमने आपको बताया कि जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, जब भी रेशो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में, तो रीवैल्यूएशन होता है। आपको पता लगी गया होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब तो आप बनाने में माहिर हो गए हो। तो रीवैल्यूएशन होता है, किसका होता है रीवैल्यूएशन? तो रीवैल्यूएशन होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। अगर मैं आपसे कहूं मेरे दोस्त कि देखो, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है और उसमें बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 1 लाख, और नीचे क्वेश्चन कहता है उस बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है 2 लाख, तो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। सीधी सीधी बात है। 1 लाख वैल्यू बैलेंस शीट में थी, लेकिन जब रीवैल्यू करी तो पता लगा बिल्डिंग की वैल्यू तो 2 लाख है। अब जब आप क्वेश्चन में न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं, जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं, तो आप न्यू बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू लिखते हैं? क्या यही वाली लिखते हैं? तो अब तक तो मैंने आपको बताया कि यही वैल्यू जाती है, यही वैल्यू जाती है इसके अंदर, है ना। जो अब न्यू वैल्यू हो चुकी है वही जाती है, यही बताया मैंने आपको। हाँ, क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही बताया मैंने आपको। लेकिन आज आप मेरी बात सुनना और देखना धंधे में लोग टैक्स की कैसे चोरी करते थे। तो मेरे दोस्त, पता है आपको, एक हमारे देश में ना एक टैक्स लगता था। हालांकि अब ये टैक्स ना हट चुका है, लेकिन पहले लगता था। इस टैक्स का नाम था वेल्थ टैक्स। वेल्थ टैक्स अब ये हमारे देश में नहीं है, इसको हटा दिया गया है, ये इनकम टैक्स के अंदर मर्ज हो गया है अब। तो ये टैक्स क्या था मेरे दोस्त, समझना मेरी बात। ये टैक्स देना पड़ता था हर बिजनेसमैन को। सर ये क्या टैक्स का मतलब क्या होता है? देखो, ये टैक्स पता है क्या होता है ना, बिजनेस के पास जितने एसेट्स हैं ना, उस एसेट्स के ऊपर कुछ परसेंटेज बिजनेस वालों को टैक्स देना पड़ता था। जैसे कि मान लो बिजनेस के पास बिल्डिंग है, उसकी मशीनरियां हैं, ये जितने भी एसेट हैं उन सब की वैल्यू मिला के है 7 लाख रुपए, है ना। और मान लो टैक्स है 10%, तो 7 लाख का 10% गवर्नमेंट को वेल्थ टैक्स देना पड़ता था। तो क्या आप मुझे बात बताओ, जितने ज्यादा बिजनेस के पास एसेट्स होंगे उतना ज्यादा टैक्स नहीं बनेगा ही? हाँ, ये एसेट्स के ऊपर ही तो लगता था। वेल्थ, वेल्थ मतलब बिजनेस की पूंजी, तो उसके ऊपर ये टैक्स लगता था मेरे दोस्त। तो पहले फिर पता है चार्टेड अकाउंटेंट ने, अब चार्टेड अकाउंटेंट कौन होते हैं? जो टैक्स की हेरा फेरी करते हैं। तो अकाउंटेंट, हम जैसे सीएमए, चार्टेड अकाउंटेंट, हम लोगों ने पता है क्या ट्राई किया? हम लोगों ने एक टेक्निक निकाली मेरे दोस्त कि कैसे बिजनेसमैनों का टैक्स बचाया जा सके। हमने कहा देखो, क्या आप भी बताना कि देखो, जितने ज़्यादा एसेट बैलेंस शीट में दिखेंगे, जितने ज़्यादा एसेट बैलेंस शीट में दिखेंगे उतना ज़्यादा टैक्स बनेगा। अगर बैलेंस शीट में 1 लाख के दिखे, 2 लाख के दिखे, टोटल मिला के मान लो 15 लाख के एसेट हैं, तो 15 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर बैलेंस शीट में 4 लाख के एसेट हैं तो 4 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। अब बताओ 15 लाख पे टैक्स ज़्यादा आएगा कि 4 लाख पे? कॉमन सी बात है, अगर बैलेंस शीट में कम एसेट होंगे तो टैक्स भी कम आएगा,
है ना। तो हमने क्या किया देखो हमने कहा जब पता है रीवैल्यूएशन होती है ना, रीवैल्यूएशन करते हैं, तो रीवैल्यूएशन करने पे आपको पता है जैसे कि मान लो कि बिल्डिंग की पहले वैल्यू थी बुक वैल्यू 10 लाख रुपए और क्वेश्चन कहता है इसकी चेंज मार्केट में वैल्यू हो चुकी है 11 लाख रुपए, तो आप क्या कहते हो 1 लाख रुपए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया। आप एंट्री क्या पास करते हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1 लाख और 1 लाख। और पता है आप क्या करते हो, ये 1 लाख, अब ये 10 लाख की तो बिल्डिंग पहले ही थी, 1 लाख की आपने और जोड़ दी, तो आप न्यू बैलेंस शीट जब बनाते हो तो वहां पे 11 लाख की बिल्डिंग दिखा देते हो। क्या मुझे बात बताओ 10 लाख पे ज्यादा टैक्स बनता कि 11 लाख पे, सारे बताओ। सब दिमाग के तेज हैं, होनहार हैं, बिजनेस आपको भी तो करना है आगे, तो बताओ 10 लाख पे ज्यादा टैक्स बनेगा कि 11 लाख पे। सीधी सीधी बात है, 10 लाख पे टैक्स ज्यादा, 11 लाख पे टैक्स ज्यादा बनेगा। तो हम क्या करते हैं, हमने कहा, सीए ने क्या कहा, सीईओ की चालाकी सुनना तुम लोग, हम लोग कहते हैं जो रीवैल्यूड वैल्यू आई हैं, रीवैल्यूड वैल्यू जो मतलब न्यू वैल्यू हुई है, जो क्वेश्चन आपको न्यू वैल्यू बताता है ना, इसको हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। है सर, क्या कहना चाह रहे हो आप, मेरी बात समझना। जो ओल्ड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है ना, ओल्ड वैल्यू ही न्यू बैलेंस शीट में जाएंगी, ओल्ड वैल्यू ही न्यू बैलेंस शीट में जाएंगी। है सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, टैक्स बचाने के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सिंपल सीधी बात है, अगर बढ़ी हुई वैल्यू लिखूंगा बैलेंस शीट में तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, और अगर कम वैल्यू लिखूंगा तो क्या कम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बताओ, दिमाग चलाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर ये करेंगे कैसे हम, इसका तरीका तो बताओ, करेंगे कैसे। तो हम पता है क्या करते हैं, देखो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन कहता है कि ओल्ड वैल्यू को ही न्यू बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके आएंगे, अब मैं आपको क्वेश्चन वो वाले कराऊंगा, वो कहता है जो ओल्ड वैल्यू है ना, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, एक तरीके से एक लाइन लिखता है, आप अपनी बुक में देखना, ये वाली लाइन लिखी होगी, लिखेगा पार्टनर डू नॉट want to disturb their existing value। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में वैल्यू है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, वही वैल्यू वो नई बैलेंस शीट में लेके जाना चाहते हैं। बेटे क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में अब आपको न्यू बैलेंस शीट में नई वैल्यू नहीं लिखनी, पुरानी ही लिखनी है। तो सर फिर रीवैल्यूएशन करा क्यों रहे हैं जब पुरानी ही लिखनी है। तो देखो मेरे दोस्त, रीवैल्यूएशन कराना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि जब न्यू डीड बनती है ना, तो जब हम न्यू डीड बनाने, पता है कहाँ जाना पड़ता है, गवर्नमेंट के ना सब रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है प्रैक्टिकली। ये जब आप सीए में आओगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके होता है ये। तो आप सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके ना ये न्यू डीड बनती है। तो मान लो न्यू डीड बनी, ठीक है मेरे दोस्त, अब न्यू डीड के लिए वो सब रजिस्ट्रार कहता है कि रिवाइज वैल्यू बताओ मुझे, तो हमें रिवाइज वैल्यू तो निकालनी पड़ती है, लेकिन जरूरी नहीं जो हमने रिवाइज वैल्यू सब रजिस्ट्रार को बताई है वो हम अपनी न्यू बैलेंस शीट में भी डालें। तो हम पता है क्या करते हैं, देखो मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, हम ना ये मानो कि क्वेश्चन में दे रखा है बिल्डिंग, ये बैलेंस शीट में ना आपको बिल्डिंग दे रखी है ये 10 लाख की, और नीचे दे रखा है उसकी मार्केट वैल्यू है 15 लाख, है ना मेरे दोस्त। तो ये देखो, ये आपको क्या हुआ, ये ना बिल्डिंग में इंक्रीज आया, कितने का इंक्रीज आया, 5 लाख का बिल्डिंग में इंक्रीज आया मेरे दोस्त। तो आप पता है एंट्री पास करते थे, क्या एंट्री करते थे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री पास नहीं होगी मेरे बच्चे। जब भी क्वेश्चन आपको कहेगा कि पार्टनर्स वही वैल्यू शो करना चाहते हैं, तो ये वाली एंट्री आप पास नहीं करोगे।
क्यों नहीं करोगे? क्योंकि अगर ये वाली एंट्री आपने पास कर दी तो बैलेंस शीट में अब बिल्डिंग 10 लाख की नहीं, आपने यहां पे 5 लाख और डेबिट कर दिया, अब बिल्डिंग का अकाउंट 15 लाख का हो गया। तो इसलिए तो बैलेंस शीट में 15 लाख चली जाएगी। इसलिए कभी भी जर्नल एंट्री पास नहीं होती। किस केस में? किस केस में? तो एक बार नोटिंग करो जरा अपनी कॉपी में, नोटिंग करो। तो नोटिंग क्या है? whenever partners do not want to disturb existing value, existing मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, ओल्ड बैलेंस शीट वैल्यू, whenever partner do not want to disturb एग्जिस्टिंग ओल्ड बैलेंस शीट वैल्यू, जब भी वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मतलब ओल्ड वैल्यू को ही वो क्या करना चाहते हैं? इन अदर वर्ड क्या लिखना चाहता हूं मैं? इन अदर वर्ड वो ओल्ड बैलेंस शीट की वैल्यू कॉन्टिन्यू करना चाहते हैं टू बी इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में वो चाहते हैं पुरानी बैलेंस शीट की वैल्यू आए। जब भी क्वेश्चन ऐसा वाला होगा मेरे दोस्त, जब भी ये वाला क्वेश्चन होगा, तो पहली बात, नो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर प्रिपेयर्ड हुआ मेरे दोस्त, तो इसका मतलब पता है क्या हो गया? रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड हुआ, इसका मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि बैलेंस शीट में अब न्यू वैल्यू चली जाएंगी। अब बिल्डिंग का अकाउंट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, न्यू वैल्यू चली जाएंगी। तो नो रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। अगर सीधी सीधी बात है, अकाउंट नहीं होगा तो एंट्री भी नहीं होगी सीधी, इसमें कोई अलग बात तो है नहीं। नो एंट्रीज। तो करेंगे क्या हम इस केस में? पता है हम क्या करेंगे? आपको पता है क्या करना है? एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं। देखो क्वेश्चन के जरिए बात समझते हैं। देखो क्या कहता है ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो दिस। They decide to share with effect from 2020 in the ratio 5:3:2. They also decide not to change the value of asset and liabilities. Not to change बच्चे, not to change. Not to change का क्या मतलब होता है? Not to change का मतलब होता है वो बैलेंस शीट में जो अपनी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे वो ओल्ड वैल्यू ही शो करना चाहते हैं। वो बच्चे ओल्ड वैल्यू, जो पुरानी बैलेंस शीट में वैल्यू थी वो न्यू बैलेंस शीट में आएगी। नॉट टू चेंज, वो चेंज नहीं करना चाहते। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी अकाउंट्स की बुक्स में चेंज नहीं करना चाहते। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज आपको गिवन है। देखो ये देखेंगे सारे, ये आपको मशीनरी की गिवन है, कंप्यूटर की, सन्ड्री डेटर की, एक्सपेंसेस की। ये इनकी बैलेंस शीट वैल्यू है और ये इनकी जो रीवैल्यूड वैल्यू है, जिनको आप रिवाइज वैल्यू भी कहते हैं, ये वो है। अब न्यू बैलेंस शीट जब बनेगी तो ये वाली वैल्यू आएगी, कॉन्टिन्यू होगी मेरे बच्चे। क्यों? ये देखो देखो बच्चे, देखो ये जो गोरा कर रहा हूं मैं, ये लाइन ही सारा खेल है। नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इस केस में हम करेंगे क्या? देखो इस केस में हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन आप ऐसे लिखोगे। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको बनाना नहीं है, आप लिखोगे नेट चेंज ऑफ रीवैल्यूएशन। नेट चेंज ऑफ रीवैल्यूएशन। आप ना बच्चे बस चेंज रिकॉर्ड करोगे। क्या मतलब सर, क्या क्या कहे जा रहे हो? देखो आपने बस ये लिखा नेट चेंज ऑफ रीवैल्यूएशन, कि रीवैल्यूएशन की वजह से क्या चेंज हुआ। देखना, मशीनरी 2.5 लाख की थी, 3 लाख की हो गई। मशीनरी कितने की बढ़ गई? 50,000 की बढ़ गई ना। बस हम यहां पे लिख रहे हैं बच्चे, मशीनरी इंक्रीज्ड बाय, यहां पे अमाउंट लिख दिया 50,000। मशीनरी बढ़ गई बच्चे 50,000 से। अच्छा, अमाउंट दूसरे कलर से लिख लेते हैं,
बच्चे कलर चेंज करना तो हमको आता है, कलर्स दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे थोड़ा, ठीक है। 50,000। अच्छा, अब वापस से उसी कलर पे आते हैं। देखो हम बच्चे कुछ नहीं कर रहे, अकाउंट नहीं बना रहे, बस ऐसे ही लिख रहे हैं। कंप्यूटर 2 लाख का था, अब 1,75,000 का हो गया। तो इसको पता है कैसे लिखेंगे? कंप्यूटर डिक्रीज्ड, कंप्यूटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई कितने से? बाय, ब्रैकेट में लिख रहा हूं बच्चे, ब्रैकेट मतलब माइनस करना है, ब्रैकेट का मतलब माइनस करना है। अच्छा, तीसरा देखो, क्रेडिटर पहले 90,000 के थे, अब 75,000 के हुए। अच्छा, आपको किसी को 90,000 रुपये देने थे, अब आपको उसको 75,000 रुपये देने हैं, आपका नुकसान हो गया। किसी को 90,000 देने थे, अब उसको 75 देने हैं, आपका तो फायदा हो गया मेरे बच्चे। तो इसको पॉजिटिव में लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी कम होना तो फायदा है। सन्ड्री क्रेडिटर डिक्रीज हो गए, लेकिन इसका डिक्रीज होना हमारे लिए फायदा है। कितना फायदा हुआ देखो, 15,000 रुपये, 15,000 का फायदा हो गया। और देखो कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब किसी को बकाया थे, देने थे। 15,000 पहले थे, अब 25 हो गए, मतलब 10,000 बढ़ गए, तो ये तो नुकसान है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज 10,000, ये नुकसान है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। हम पता है क्या करेंगे, हम मेरे दोस्त इसको प्लस माइनस करेंगे बस। हमें बस ये जानना है क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। तो देखो 50,000 ये फायदा है, ये नुकसान है। 50,000 माइनस 25,000, बस प्लस माइनस कर लो बच्चे। प्लस 15,000 माइनस 10,000, कितना आया मेरे दोस्त? कितना आया जल्दी से बताओ, कहाँ चला गया यार ये आया 30,000। 30,000 फायदा हुआ तो मैंने प्लस में लिख दिया, है ना। देखो 65 का फायदा हुआ और 40 का नुकसान हुआ, तो ये हो गया। सही आया क्या? 35 का नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये हमारा मेरे दोस्त फायदा आया। मैंने कोई अकाउंट बनाया क्या? ना बाबा ना, सीधा सीधा लिख दिया कितना मुनाफा हुआ, 30,000 का मुनाफा हुआ। तो इसका क्या करेंगे सर? देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप सब जानते हो, देखो कर दो। ABC का ओल्ड रेशियो ये है 2:2:1। ABC का है 2/5, 2/5, 1/5, और न्यू रेशियो है मेरे दोस्त 1/3, 1/3, 1/3। क्या आप मुझे न्यू रेशियो बता दोगे? 15, 15, 15, तो ये कितना आएगा? 3 माइनस में ये कितना हो गया? 5, ये कितना हो गया? 3 to 6 माइनस में 5, 3 to 6 माइनस में 3 6 9 के बाद 15, 5, ये आया 1/15। ये कितना आया? 1/15, और ये कितना आया? -2/15। तो क्या आपने देखा मेरे बच्चे, इसने भी सैक्रिफाइस किया। पहले दो ने सैक्रिफाइस किया, पहले दो ने सैक्रिफाइस किया, और तीसरे वाले ने गेन किया, तीसरे वाले ने गेन किया। तो पता है हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। ये जो प्रॉफिट आया है ना 30,000 का, इसको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बस एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। 30,000 कितने का गेन हुआ है? 2/15 का गेन हुआ है। कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 15 इंटू में 2, 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये बेटे, ये जो C है, C को गेन हुआ है, ये 4,000 रुपये देगा B और A को। एंट्री पता है क्या होगी? सारे बच्चे बताओ एंट्री क्या होगी? C देगा तो C की कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है मेरे बच्चे, कितना कितना आ गया? 4,000
और ये 2000 और ये 2000। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये 4000 और ये 2000 और ये 2000। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पता है क्या किया, मैंने एक स्टेटमेंट बनाई और ऐसी ये निकाल दिया कितने का फ़ायदा हुआ कितने का नुकसान हुआ। 30,000 रुपये आया। और पता है इसको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पूरे के पूरे 30,000 मत बांट देना, जो पूरा चेंज आया वो पूरा का पूरा मत बांटना। इसने कितना गेन किया? सी ने किया 2/15, तो सी की कैपिटल मैंने कर दी डेबिट। इसने गेन किया था तो इसकी कम होनी चाहिए ना। उन बेचारों ने सेक्रीफाइस किया था तो गेन वाला सेक्रीफाइस वालों को दे देगा। ये क्या किया मैंने, क्यों करी है? ये जो रीवैल्यूएशन का 30,000 का प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में नहीं बांटना, क्योंकि अगर ये पार्टनर्स में बांटेंगे तो हमें रीवैल्यूड वैल्यू भी शो करनी पड़ेगी, और अगर हम वो शो करेंगे तो पता है ज़्यादा टैक्स बन जाता था। इसलिए पहले ज़माने में हम रीवैल्यूड वैल्यू शो ही नहीं करते थे बैलेंस शीट में। इसलिए ये टॉपिक आपके सिलेबस में आया था कि अगर क्वेश्चन कहता है आपको ओल्ड वाली वैल्यू ही शो करनी है न्यू में, तो इस केस में बस एक एंट्री पास होती थी, बस एक एंट्री। ये एंट्री क्या होती थी? जो भी आपका रिवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट आया है तो जो सेक्रीफाइसिंग वाला होता था उसको मिलता था और गेनिंग वाला उसको देता था। हालांकि आजकल ये प्रोसीजर फॉलो नहीं होता रियल लाइफ में, क्योंकि आजकल वेल्थ टैक्स हट चुका है। अब एसेट के ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगता, तो अब हम हमेशा न्यू वैल्यू ही शो करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन आपके सिलेबस में आपको पढ़ना पड़ेगा भी, कि अभी आप सीख रहे हो मेरे बच्चे, अब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ेंगे तो आपके लिए तो फायदा है, क्योंकि कल को अगर टैक्स का लॉ चेंज भी होता तो आपको हर चीज आनी चाहिए। आप कौन हो भूल मत जाना, आप हो शेर। शेर कौन होता है? जो हर चीज जानता है। शेर हर चीज का धुरंधर होता है, तो आप हो शेर मेरे दोस्त, ठीक है? अच्छा, कुछ एग्जाम्पल मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं, देखो मेरे दोस्त, मुझे बताना, सारे बताना। देखो क्वेश्चन में मान लो बैलेंस शीट में दे रखा है जर्नल रिजर्व, ठीक है, 30,000 रुपए का। वो कहते हैं कि जर्नल रिजर्व को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मतलब जर्नल रिजर्व को वो न्यू बैलेंस शीट में लेके जाना चाहते हैं 30,000। तो पता है इस 30,000 की भी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। कैसे पास होगी? इस 30,000 को जो पार्टनर गेन कर रहा है वो देगा सेक्रीफाइसिंग वाले को कुछ पैसा, ठीक है? तो हर चीज में जो भी चीज ओल्ड की न्यू में जाएगी ना, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री एक पास होगी। ठीक है मेरे दोस्त, क्या बात आपको क्लियर हो रही है? इसका एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हम अगली क्लास में आपके साथ देख लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक